अच्छा, पेरिकार्डियल डिजीज स्टार्ट करते हैं। पेरिकार्डियल कहते किसे, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। पेरिकार्डियल जो है हार्ट की आउटर कवरिंग होती है, ठीक है। दो किस्म के पेरिकार्डियम होते हैं, एक होता है फाइब्रस पेरिकार्डियम, एक होता है सीरस पेरिकार्डियम, ठीक है। फिर सीरस की और भी दो टाइप्स हैं, दो अंदर डिवाइड हुए हुए। तो शुरू करते हैं पेरिकार्डियल डिजीजेस। 4 डिजीजेस इसमें आती है, हर एक पे अलग अलग वीडियो बनेगी। सबसे पहला है एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, दूसरा जो होगा कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, थर्ड वन विल बी कार्डियक एफ्यूजन, पेरिकार्डियल एफ्यूजन, ठीक हो गया। और जो लास्ट वन होगा वो होगा कार्डियक टेम्पोनार्ड, ठीक है। तो सबसे पहले एक्यूट पेरिकार्डाइटिस। एक्यूट मतलब शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन। पेरिकार्डाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम, सही है। तो पेरिकार्डियल सैक या पेरिकार्डियम की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको कहते हैं पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। एक्यूट है ये। इसमें या तो कोई डिजीज़ की वजह से हो सकता है, कोई अंडरलाइंग डिजीज़ हो गई, या इसके अलावा किसी डिजीज़ के अलावा आइसोलेटेड फाइंडिंग भी हो सकती है। तो सबसे पहले इसकी कॉज जो होगी इडियोपैथिक होगी, जिसमें हमें डिजीज़ का पता नहीं कि कोई डिजीज़ हुई है कि नहीं हुई, लेकिन फिर भी उस बंदे को पेरिकार्डाइटिस हो गया, तो इडियोपैथिक है सबसे पहला, क्योंकि उसकी रीज़न पता नहीं कि किस वजह से हुआ है। लेकिन ज़्यादातर जो लगता है वो वायरल की वजह से, पोस्ट वायरल हो सकता है, सही हो गया। इसके अलावा इन्फेक्शियस रीज़न हो सकती है, वायरल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, फंगल हो गया, टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो गया, पैरासाइटल, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी हुआ इन्फेक्शियस तो उसकी वजह से भी हो सकता है पेरिकार्डाइटिस। एक्यूट माइकार्डियल इन्फार्क्शन, इन्फार्क्शन हो गई, माइकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक हो गया, उसके फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर अंदर हो सकता है। यूरेमिया, ब्लड में यूरिक एसिड हो तो उसकी वजह से हो सकता है। कोलेजन वास्कुलर डिजीज हो, SLE हो गया, स्क्लेरोडर्मा हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या सर्कोइडोसिस, इसकी वजह से भी हो सकता है। नियोप्लाज्म ट्यूमर कोई हो गया, उसकी वजह से हो सकता है। कौन सा ट्यूमर स्पेशली? हॉजकिन लिम्फोमा, ब्रेस्ट कैंसर या लंग कैंसर। ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस सिंड्रोम एक सिंड्रोम है, ड्रग्स की वजह से होते हैं। कौन सी ड्रग? हाइड्रोलिजिन या प्रोकेनामाइड। माइकार्डियल इन्फार्क्शन के बाद एक सिंड्रोम होता है, बाज़ लोगों में ड्रेसलर सिंड्रोम कहते हैं, उसमें काफ़ी डिजीज होती है। उसमें जो मसला होता है वो होता है एक्यूट पेरिकार्डाइटिस। तो ड्रेसलर सिंड्रोम किसी को हो गया तो उससे भी एक्यूट पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। सर्जरी के बाद पोस्ट पेरिकार्डियोटोमी सर्जरी हो, उसके बाद ये सिंड्रोम हो सकता है, सही हो गया। तो उसमें ये हो सकता है। एमाइलोइडोसिस, एमाइलॉइड प्रोटीन है, उसकी जब वो होती है एक जगह पे एक्यूमुलेट हो जाए ऑर्गन में तो वो काज कर सकता है। रेडिएशन, ट्रॉमा, तो ये जो है ये सारी रीजंस हो सकती है पेरिकार्डाइटिस की, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस की, सही हो गया। 1 to 3 वीक में पेशेंट रिकवर हो जाते हैं, इसी वजह से इसे एक्यूट बोलते हैं, सही हो गया। मंथ के अंदर अंदर वो रिकवर हो जाता है। और बाज़ लोगों में अगर रिकवरी 1 to 3 वीक्स में ना हो तो वो लॉन्ग टर्म में प्रोलॉन्ग कोर्स हो जाता है उसका, सही है। तो उनमें फिर कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती है। कॉम्प्लिकेशंस इसके साथ वैसे भी क्या आ सकती है? पेरिकार्डियल एफ्यूजन। एफ्यूजन मीन फ्लूइड का जमा हो जाना एक जगह पे, ठीक है, कैविटी में फ्लूइड जमा हो जाना। तो पेरिकार्डियम में फ्लूइड जमा हो सकता है, ये एक एफ्यूजन है। ये पेरिकार्डियल डिजीज में पड़ेगी, हम थर्ड डिजीज जो इसकी पड़ेगी वो पेरिकार्डियल एफ्यूजन ही होगी। कार्डियक टेम्पोनार्ड भी हो सकता है। कार्डियक टेम्पोनार्ड में फ्लूइड बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है जिसकी वजह से हार्ट जो है वो सही से बीट नहीं कर सकता। तो 15% पेशेंट्स एक्यूट पेरिकार्डाइटिस के, उनमें कार्डियक टेम्पोनार्ड कॉम्प्लिकेशन के तौर पे हो सकता है, सही है। तो कॉम्प्लिकेशंस भी पता चल गई और एक्यूट पेरिकार्डाइटिस की रीज़न पता चल गई कि क्यों हो सकता है, सही हो गया। अब इसके फीचर्स, पेशेंट को एक्यूट पेरिकार्डाइटिस आया का पेशेंट आया तो उसके फीचर्स क्या हो गए, किस सिम्टम्स और साइंस के साथ आए। तो सबसे पहले जो इसका सिम्टम होगा वो होगा चेस्ट पेन, सही है, मोस्ट कॉमन फाइंडिंग होती है। बाज़ लोगों में चेस्ट पेन नहीं होता, नॉट ऑलवेज प्रेजेंट, कॉज पे डिपेंड करता है। अगर हमने पढ़ा था इधर वास्कुलर डिजीज में, कोलेजन वास्कुलर डिजीज में रूमेटॉइड, अगर रूमेटॉइड पेरिकार्डाइटिस है उसमें फिर पेन नहीं होगा। तो डिपेंड करता है कॉज पे। अच्छा, चेस्ट पेन सबसे कॉमन है। चेस्ट पेन किस जगह पे होता है? रेट्रोस्टर्नल मतलब स्टर्नम के पीछे, लेफ्ट प्रिकोडियल रीजन, साथ ही साथ ट्रेपीजियस के रिज और नेक पे जो है उस जगह पे हो सकता है पेन, सही हो गया। सेवियर होता है और प्लूराइटिक होते हैं, मतलब लंग्स रिलेटेड है, ब्रीथिंग के साथ एसोसिएटेड है। माइकार्डियल इन्फार्क्शन जो था उसमें भी पेन होता था, उसका पेन इस पेन से कैसे डिफरेंशिएट करता है? उसमें ब्रीथिंग के साथ
कोई रोल नहीं था, लिंक नहीं था पेन का, लेकिन इसमें ब्रीथिंग के साथ लिंक है। सही है। जैसे ब्रीथिंग करेंगे, ज़्यादातर जब इंस्पायरेशन करते हैं तो लंग्स एक्सपेंड होती है। इन्फ्लेमेशन हुई हुई है किस चीज़ की? पेरिकार्डियम की ना। तो लंग जब एक्सपेंड होगी, हार्ट के साथ ही है लंग्स भी, लंग्स साइज में जब एक्सपेंड होगी तो इसके साथ नज़दीक आएगी, पेरिकार्डियम के नज़दीक। तो जितना नज़दीक आएगी तो कंप्रेशन फोर्स ज़्यादा होगी, तो पेन और ज़्यादा हो सकता है। तो पेन जो है पोजिशनल है। सुपाइन में, कफिंग में, स्वॉल्विंग और इंस्पायरेशन में पेन ज़्यादा होगा क्योंकि इस पे प्रेशर आ रहा है। सिटिंग अप और लीनिंग फॉरवर्ड से पेन कम हो जाता है। सही हो गया। तो सबसे पहले चेस्ट पेन का हमें पता चल गया कि वो कैसे नेचर का पेन होता है। इसके बाद फीवर और ल्यूकोसाइटोसिस में भी प्रेजेंट, फीवर एंड वाइट ब्लड सेल्स का ज़्यादा हो जाना ब्लड में। पेशेंट में गिव सिम्टम्स ऑफ प्रीसीडिंग वायरल इलनेस। वायरल इलनेस में जैसे कफ नॉन प्रोडक्टिव होता है और साथ ही साथ डायरिया होता है, इस तरह इसमें भी सिम्टम्स आ सकते हैं। तो इस तरह लगता है कि वायरल इलनेस हुई है। हो सकता है वायरल इलनेस की वजह से हो तो तब भी हो सकता है। पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब भी ज़्यादातर लोगों में प्रेजेंट होता है। सही है। तो उसमें अगर प्रेजेंट हो तो उससे पेरिकार्डाइटिस का बड़े क्लियरली पता चल सकता है। वेरी स्पेसिफिक फॉर पेरिकार्डाइटिस। फ्रिक्शन रब क्या है? इन्फ्लेमेशन हुई हुई है पेरिकार्डियम की। पेरिकार्डियम की मैंने बताया दो लेयर्स होती है, एक है आउटर लेयर जिसको फाइब्रस पेरिकार्डियम कहते हैं, एक है अंदर जिसे सीरस पेरिकार्डियम कहते हैं। फिर सीरस पेरिकार्डियम की दो लेयर्स मैंने कहा था है। एक है विसरल जो कि अंदर की तरफ है, हार्ट के जो वो है, हार्ट का जो क्या है बड़ा बाहर वाला, एपिकार्डियम। एपिकार्डियम हो गया। साथ ही साथ पेराइटल, उसके ऊपर जो एक और लेयर है सीरस की, वो है पेराइटल। ठीक है। और सबसे ऊपर वाली लेयर फाइब्रस पेरिकार्डियम है। तो फ्रिक्शन होता है विसरल और पेराइटल पेरिकार्डियम सीरस लेयर्स के दरमियान जो है, ये होती है फ्रिक्शन, जिसकी वजह से साउंड आती है, आवाज़ आती है। सही हो गया। साथ ही साथ एट्रियल सिस्टोली के भी साउंड हो सकते हैं, वेंट्रिकल सिस्टोली के भी, अर्ली डायस्टोल के भी साउंड हो सकते हैं इसके साथ। ठीक है। तो इन्होंने लिखा है कि ये साउंड कब हमें ज़्यादा क्लियरली सुनाई देगा? जब पेशेंट बैठा होगा और स्टेथोस्कोप को सही फर्मली प्लेस किया होगा चेस्ट वॉल के साथ। सही हो गया। फ्रिक्शन रब कभी होगा कभी नहीं होगा। तो ये इसके सिम्टम्स हो गए, चेस्ट पेन, फीवर, ल्यूकोसाइटोसिस, वायरल इलनेस वाले सिम्टम, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब, ये 4 हमने सिम्टम्स मेन पढ़ लिए। इसके बाद जो है, तो इसका अब डायग्नोसिस जो है, इसको कैसे डायग्नोज करेंगे पेरिकार्डाइटिस को? सबसे पहले तो सिम्टम्स की बेसिस पे, उसके बाद जो है डायग्नोसिस के लिए ईसीजी की तरफ भेजा जाएगा। ईसीजी या एकोकार्डियोग्राम। एकोकार्डियोग्राम कौन से केस में करते हैं? अगर एफ्यूजन भी साथ प्रेजेंट है, फ्लूइड बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो गया है पेरिकार्डियल लेयर्स में, तो तब एकोकार्डियोग्राम करते हैं। वैसे नॉर्मली ईसीजी किया जाता है। ईसीजी में क्या चेंजेस आती है? दो होती है चेंजेस, तीन होती है, लेकिन वो तीसरा जो है इतना कभी कभार होता है, कभी कभार नहीं होता। तो दो जो मेन है वो है, एक तो एस टी एलिवेशन और पी आर डिप्रेशन। पी क्यू आर एस टी ये सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इसमें जो पी आर जो है वेव, वो डिप्रेस्ड हुई होती है। इसके अलावा एस टी जो होता है वो सेगमेंट एलिवेट हुआ होता है। जिस तरह एस टी एम आई में एलिवेशन होती है, इस तरह इसमें भी हो सकती है। एस टी एलिवेशन और पी आर डिप्रेशन होती है। सही है। पी आर एलिवेशन जो है एक लीड में इसमें आपको नजर आती है, वो है ए वी आर वाली लीड जो है इसकी, उसमें आपको पी आर एलिवेशन नजर आएगी। लेकिन वैसे जो है एस टी एलिवेशन और पी आर डिप्रेशन होती है। एस टी जो एलिवेशन होती है वो वापस नॉर्मल पे आ जाता है एक हफ्ते बाद। टी वेव इन्वर्जन बाज़ लोगों में होती है। यही जो मैं थर्ड बता रहा था कि थर्ड एक और भी होता है। सही हो गया। वो भी नॉर्मल पे आ जाती है अगर किसी में हो। तो ईसीजी में इन दो चीज़ों का देखना है। इसके अलावा चेस्ट पेन, ये देखें इन्होंने लिखा हुआ है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में, सबसे पहले सिम्टम्स में देखते हैं कि सिम्टम्स में चेस्ट पेन है कि नहीं है, और पोजिशनल कंपोनेंट बीच में है कि नहीं, पोजीशन के साथ चेस्ट पेन की एसोसिएशन है कि नहीं, रब देखते हैं, और ईसीजी। ठीक है। अगर एफ्यूजन हो तो एकोकार्डियोग्राम। तो ये डायग्नोसिस थी इसकी। ट्रीटमेंट इसकी क्या होगी? पेरिकार्डाइटिस है और वो भी एक्यूट है। एक्यूट तो जल्दी रिजॉल्व हो जाता है। तो ज़्यादातर ये 2 to 6 वीक्स में रिजॉल्व हो जाता है। 1 to 3 वीक हमने पढ़ा था कि तब तक ही रहता है ज़्यादातर, बाद में प्रोलॉन्ग हो जाती है डिजीज़। सही है। तो अगर सबसे पहले तो ये रिजॉल्व हो जाती है खुद ब खुद मोस्ट केसेस में। लेकिन अगर हमें अंडरलाइंग कॉज का पता है कि किस वजह से वह वायरल है या कुछ और है, तो उसको ट्रीट करना सबसे पहला हमारा काम है।
इसके अलावा पेरिकार्डाइटिस में क्या होती है, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन के लिए हम लोग एनसिड्स दे सकते हैं, इसके अलावा कोल्चिसिन भी दे सकते हैं। सही है। ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स दे सकते हैं अगर एनसिड्स काम ना करें, लेकिन ग्लूकोकोर्टिकॉइड जो है इसमें ना दे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसकी वजह से रिकरेंट पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। सही हो गया। और लास्ट में इन्होंने लिखा हुआ है कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में ही पेशेंट को बस कहते हैं कि ये मेडिसिन लो और फारग कर देते हैं। लेकिन अगर सिम्टम्स ऐसे है कि फीवर भी है, ल्यूकोसाइटोसिस भी है, या पेरिकार्डियल एफ्यूजन लग रहा है कि है, तो ऐसे पेशेंट्स को फिर और भी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, हॉस्पिटलाइज कर देते हैं।